हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 61 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के जो 60 क्वेश्चन हैं वो दो वीडियो में हो चुके हैं। वो अगर आपने ना देखे हो तो देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने शेयर किया कि जो वीडियो था उसमें क्लैरिटी नहीं थी, क्वेश्चन वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इस वीडियो में आई होप ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, तो बात करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में भी 30 से 40 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पाएँ। देखिए 61 क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल कौन सा पूछा गया है? आर्टिकल आपसे 20 पूछा गया है। मैंने आपको बता रखा है कि 1 से 50 तक के आर्टिकल आपको रटे होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स भी आ जाते हैं, फंडामेंटल आपकी जो डीपीएसपी है वो भी आ जाती है। शुरू के जो आर्टिकल्स हैं सिटीजनशिप वगैरह से रिलेटेड वो भी आ जाते हैं। तो ये आर्टिकल 20 आपका बहुत इंपॉर्टेंट था और ये आपसे पूछ लिया गया था। और ये थोड़ा सा ऐसा है जो रिपीटेड भी नहीं था। ये आपसे नया क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली आपसे जो पूछे जाते हैं वो 14 से 18 तक के पूछे जाते हैं, या फिर आपसे 21 से 26 तक के पूछे जाते हैं। 26 से 30 तक के बहुत पॉपुलर हैं। इसके अलावा फिर आप 39 से 46 तक के देखते हैं। देन 48, 50, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में अक्सर आता रहता है। बट ये वाला जो था ये थोड़ा सा नया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको दिया गया था। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 62 क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ये आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का महान्यायवादी। अब इसमें आपको दो बेसिक स्टेटमेंट दी थी भारत के महान्यायवादी के बारे में, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये अगर आपने ढंग से एक बार पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दो स्टेटमेंट आप इजीली यहाँ पर, ये जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आंसर निकाल ले जाएंगे। अब क्या है कि अगर आपने घटना चक्र में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़ा है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। अगर आपने उसके एक्सप्लेन सेक्शन को पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सही कर ले जाएंगे। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी यूपीपीएसएस में आने लगे हैं। आर ओ ए आर में भी डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देख लेना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी। और स्पेशली जब ये टॉपिक इस तरीके के आते हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर सीएजी भी हो सकता है, यहाँ पर आपका हाई कोर्ट भी हो सकता है, यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी इसी तरीके से। तो जहाँ जहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पर एक लेवल आपको आगे जाकर के देखना है। देन इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य है वो किस साल तक निर्धारित किया गया है। तो इसमें आपको बताना था आंसर कि 270 है, 245 है, 275 है या क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरीके के जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको एकदम फैक्चुअल डेटा बताना होता है, उसमें आपको बहुत अच्छे से रट करके जाना है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो फिर से ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, पहले भी आए हैं। जो 64 क्वेश्चन है इसमें आपको अनुसूचियाँ वगैरह दी गई थी, आपको शेड्यूल दिए थे और उसमें किस सब्जेक्ट उसमें है, कौन सा सब्जेक्ट उसमें है, ये था। ये बहुत ही पुराना इनका क्वेश्चन है। नवी इसमें अनुसूची दी थी आपको, थर्ड शेड्यूल दिया था, एट शेड्यूल दिया था एंड 10th शेड्यूल दिया था। और इसमें जो चीज़ें पूछी भी गई थी ये सब रिपीटेड ही थी। भाषाएं वगैरह पूछी थी। एंड देन जो आपका ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो भी आपका दिया हुआ था। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन जो होती है वो आपकी दी गई थी, एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स। अच्छा, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है ना ये अलग से भी पूछता है, तो इसको आपको देख लेना है। ये जो जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना इनको अलग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको याद रखना है। देन इसके बाद में आपका आ जाता है क्वेश्चन 65। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन था। इसमें अगर आप देखोगे तो आपसे एस डी जी 10 पूछा है, देन 13 पूछा है, देन 14 पूछा है, देन 15 पूछा है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें से दो तीन भी याद है तो आप आराम से इसमें से एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो एसडीजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बताने का मतलब यही है कि आप उन चीज़ों को ट्रैक करके पहले पढ़ें जो आपके एग्जाम में 100% आती ही आती है। अच्छा, जैसे अब आप ये देखोगे निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है, यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क। अब ये आपसे पूछता है, ठीक है। ये जो इस तरीके के कॉम्पोनेंट्स वाली चीज़ें जो होती है ना बायो की या स्पेशली केमिस्ट्री की भी, उनमें ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, वही उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो ये भी आपको ईजिली घटना चक्र में मिल जाएगा। एस्पिरेंट सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स। इसमें जो ब्रिटिश पीएम है ऋषि सुनक, उनके द्वारा अपने जो गवर्नमेंट है वहाँ से जो फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जावी को हटा दिया गया था। तो कौन सा उसमें केस हुआ था? पिछले 2 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, अगर आप 2022 का ट्रेंड देखिए, 2023 का ट्रेंड देखिए, आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश पीएम है उनसे रिलेटेड या यूके से रिलेटेड या लंदन से रिलेटेड चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो जब आप 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 27 अक्टूबर को, उसमें भी आपको अगर लंदन से रिलेटेड कोई इंडियन ओरिजिन के अगर कोई लोग हैं, अगर वो लंदन में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, या ब्रिटिश जो पीएम है उनके अगर उनके अगर कैबिनेट में अगर मान लीजिए कि कोई अगर इंडियन ओरिजिन कोई कैंडिडेट है, तो वो आपको स्पेशली देख लेना है, वो आ सकता है। तो इसको आपको कोर में रखना है, ठीक है। और उसकी बेसिस पे आपको चीज़ें तैयार करनी है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन फैक्चुअल इन्होंने पूछा हुआ था कि जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र है वो कहाँ पे था, तो ये आपका हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। देन इनका एक एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था, टफ क्वेश्चन था ये। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लेकिन ये जो टाइप है ना ये ईजी था। मतलब ये पूछते हैं यूपीपीसीएस वाले
कि इसमें कौन सा खनिज जो है वो कहाँ पर मिल रहा है, जैसे कौन सी वैली, जैसे आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपका आया था किंटा वैली। किंटा वैली एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, आई थिंक 2021 में आया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने साउथ अफ्रीका का जो पोस्ट मार्सबुर्ग वाला जो एरिया है ना, वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है ये भी पूछा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें पूछते हैं। अगर कोई प्लेट्यू है या कोई माउंटेन है, अगर वहाँ पर कोई पर्टिकुलर मिनरल मिल रहा है या उसके लिए वो चीज़ प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीपीसीएस एग्जाम या आरओ एग्जाम, तो वो आपको पढ़ करके जाना है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये बताना था कि किस चीज़ के लिए पॉपुलर है। देन इसके बाद में एक बहुत ही बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन कॉमन सेंस का इन्होंने दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, जैसे कि स्वैच्छिक समाज सेवा है, किसानी है, परिवहन है, नौकरी है। अब इसमें से आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं हो सकती, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नहीं है, तो इसमें से आप भी बता ले जाएंगे। इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा किसी किताब को या किसी सोर्स की जरूरत नहीं है सब बताने के लिए। देन इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी चरक संहिता वगैरह है या पुराण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जो बेसिक तथ्य है वो पढ़ लीजिए। सेम यही क्वेश्चन अगर आपको ना विश्वास हो तो एक बार आप सर्च करिएगा पीसीएस जे का पेपर, ठीक है। उसमें आप वहाँ पर ऑप्शन देखिएगा कि वहाँ पर ये ऑप्शन वगैरह है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें देख ली हैं। जैसे विष्णु पुराण है, तो ये यूपीपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वायु पुराण भी पूछा जा चुका है। या जैसे आपका गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, इसके अलावा और भी अगर कोई वंश है, मान लीजिए जैसे सातवाहन है, ठीक है। तो सातवाहन जो डायनेस्टी है ना, उसके बारे में अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पुराण में बात की गई है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया था पुराणों के ऊपर। अच्छा, ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें लूसेंट में डायरेक्ट मिल जाती हैं, ठीक है। तो वो अगर आपने वहाँ से रट रखा है तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के ईजिली सही हो जाएंगे। देन इसके बाद में आपका स्कीम वाला एक आता है। मैंने आपको बता रखा है कि स्कीम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी हैं जो 2000 के पहले की हैं, कुछ ऐसी हैं जो 2000 के बाद की हैं। तो उनको आपको अच्छे से याद करके चलना है। अब ये आपकी 2000 के बाद वाली हैं, जैसे सांसद आदर्श ग्राम योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है। अब इसमें भी एक बार ध्यान रखिएगा, जो बड़ी स्कीम होती है, ठीक है, जो बड़ी स्कीम है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है ये इंपॉर्टेंट है, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर आपको ये दोनों भी मालूम है ना, तो आप इजीली कम से कम दो आंसर, दो ऑप्शन तो हटा ही ले जाओगे। तो इस तरह से आपको स्कीम्स को ट्रैक करना ही करना है। देन इसके बाद आपका आ जाता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनका संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। सतत विकास कहते हैं। मतलब बेसिक सी बात यह है कि आप चीज़ों को, संसाधनों को, उन रिसोर्सेज का यूज़ तो कर रहे हो, बट फ्यूचर के लिए आप उनका कंजर्वेशन भी इस तरह से कर रहे हो कि मतलब ठीक है, अगर फ्यूचर की जो जनरेशन्स हैं उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उनको वो चीज़ अवेलेबल हो पाए। ऐसा ना हो कि आपने उसको बिल्कुल कंज्यूम उनके उसको कंज्यूम करके उसकी कंजप्शन के बाद ख़त्म कर दिया हो। तो आपको कंजर्व करते हुए उस चीज़ को यूज़ करना है, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। दिस इज कॉल्ड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सिंपल इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पर पूछी गई थी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह है उनको आपको पढ़ लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्होंने यहीं पर फंडामेंटल राइट्स के हनन को रोकने के लिए जो रिट जारी करने की शक्ति होती है ना, उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर ली गई है। तो इसमें कुछ कुछ बेसिक होती हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोबिशन है, क्यो वारंटो है या सर्चुअरी है। तो ये सब जो होती है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है क्या नहीं करता है आइडिया हो, इसी के पर्सपेक्टिव से आपको एससी प्लस हाई कोर्ट एचसी, इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको ये दो स्टेटमेंट देखने को मिलेगी थी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर पढ़ेंगे घटना चक्र से, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, अगर आपने एक्सप्लेन सेक्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। इसके बाद आता है 75th क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपको बताना था कि निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों के द्वारा जॉइंटली डेवलप किया गया है। तो निसार उपग्रह कौन कौन सी कंट्रीज हैं, एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए कि अच्छा इसमें इसरो और नासा है या कोई और है, ठीक है। तो ये आपका 75 क्वेश्चन था। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई अगर रॉकेट है, तो किस रॉकेट के थ्रू कौन सा सैटेलाइट कहाँ भेजा गया है। तो वो जो रॉकेट है मान लीजिए कि वो यूएसए का था, ठीक है, या सैटेलाइट जो है वो मान लीजिए जापान का था या किसी और कंट्री का था, यूएई का था। तो ये दोनों के बीच में जो चीज़ है ना वो भी आपको देख लेना है। 76 क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन था। इसमें था कि जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम के बारे में पूछा है। फिर आपसे बेतवा नदी पूछी है, या ये प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिल जाती है। बेसिकली इन्होंने यूपी की जो रिवर्स है ना उनको पूछा है, तो आपको यूपी की रिवर्स का टॉपिक जो है ना वो अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आपने यूपी की रिवर्स को रट रखा है और समझ रखा है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। उसमें आपको 4 रिवर्स देखी और उनको वेस्ट टू ईस्ट लगाना था, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट लगाना था, ऐसे 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 करके कि कौन सी सबसे वेस्ट है, फिर उसके बाद वेस्ट है, फिर उसके बाद वेस्ट है, फिर उसके बाद वेस्ट है, ये वेस्ट टू ईस्ट हो गया है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रिवर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो ये पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये। देन इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो एंशियंट टाइम पर इंडिया पर आक्रमण हुए हैं, जो इन्वेजन हुए हैं,
तो उनका क्रोनोलॉजी उनकी क्या थी, सही कालक्रम क्या था, कौन पहले आया था, तो इसमें कौन सा इसमें ऑर्डर फॉलो होगा वो आपको बताना था। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ईजी है। जब भी कभी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप उसमें सबसे बेसिक लेवल पे ये चीज़ें पढ़ते हो कि पहले कौन आया था, यूनानी आए थे, देन उसके बाद में आपके कुषाण आए, शक आए, या शक यूनानी कुषाण थे, यूनानी शक कुषाण थे, या फिर कौन था। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आराम से आपको किसी भी हिस्ट्री की कोई भी, मतलब अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो उसमें आपको मिलेगा, घटनाचक्र में मिलेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ था। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा 120 मेंबर्स वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। अगर आपने एग्जैक्टली नहीं रखा है तो ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। और जहां आपने इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा उसके बाद तो ये डाउट होना शुरू हो जाता है इसमें कि 1853 होगा, 1999 होगा, 1793 होगा, या 1853 होगा। तो अगर आपने एग्जैक्टली ध्यान देखिए, ध्यान रखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि 120 मेंबर्स वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किसके एक्ट के थ्रू की गई। 4 ऑप्शन आपको ये दिए गए। मान लीजिए कि इसका आंसर है 1853। अब ये जो 3 एक्ट है ना, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए। अब इस बार इन्होंने ये पूछ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको पढ़ लीजिए। अगली बार हो सकता है कि वो 1999 पूछ लें आपसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, या फिर आपसे 1909 पूछ लें, जो आपका मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स है, या फिर आपसे 1793 के बारे में पूछ लें। यहाँ पर एक एक्ट आपको नहीं दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट, हो सकता है वो पूछ लें, हो सकता है कि आपसे 1784 का पूछ लें। तो इसलिए आपको जो ऑप्शन है उन पर भी ध्यान देना है। देन उसके बाद में आपका आ जाता है 79। इसमें है कि कौन सा हार्मोन पेनक्रियास की जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेनक्रियास की उनकी बीटा सेल के से हार्मोन सिक्रीट होता है। तो बेसिकली एक बात ध्यान रखिए, जो हार्मोन्स हैं बेसिक वाले, जैसे कि इंसुलिन है, या एल्डोस्टेरॉन है, या एड्रेनालिन है, या ग्लूकागॉन है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। और पेनक्रियास के बारे में ये बहुत पहले कई बार पूछ चुके हैं, मतलब ये इनका पेट क्वेश्चन है कि ये पेनक्रियास के बारे में पूछते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हार्ट है, ब्रेन है, एंड देन आपका पेनक्रियास है, लिवर है, और लंग्स है, इनके बारे में पढ़ लीजिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप उसके सबसे बेसिक पेनक्रियास के बारे में पढ़ोगे ना, बेसिक फैक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट ये जो इंसुलिन है इसका आपका जो रिलेशन है वो डायबिटीज से भी होता है। तो एक जनरल अवेयरनेस की चीज़ भी है कि यू शुड नो समथिंग अबाउट इंसुलिन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे। देन इसके बाद में बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। जैसे ऑर्गन आपको दिया गया है, क्रिप्टॉन दिया गया है, एक्टिनियम दिया गया है, रोडॉन दिया गया है। तो इसमें से पूछा था कि नोबल गैस कौन सी नहीं है, तो बताना था आपको। तो इसमें से आपको कौन सा अलग लग रहा है, आप बताइए। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाता है 81 वाला। देखिए इससे समझिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो पोप बेनेडिक्ट 16 थे उनका हाल ही में उनकी डेथ हुई थी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने 2 स्टेटमेंट बना के दे दिए थे। पहला था कि वो जर्मनी के मूल निवासी थे, ओके ठीक है, वह 600 सालों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक है, थोड़ा सा खास बात थी, यहीं से ये इंपॉर्टेंट हो गया था। तो ये पोप बेनेडिक्ट आपका जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है ना, उसमें सामने ये दिया गया था। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है, यहीं से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये आपको पोप बेनेडिक्ट 16 का दिया गया है, इसी तरीके से जो लता जी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसी तरीके से और भी जो भी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, आपको ध्यान रखना है, जिनकी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, सब्सटेंशियल रही है, उन्हीं के बारे में पूछता है इस तरीके की चीज़ें। जब भी कभी स्टेटमेंट बना के इस तरीके से देगा ना, तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि जो आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स ना, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि जो बिग पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर ध्यान रखिए, उन्हीं के बारे में आपसे इन डेप्थ पूछ सकता है। देन इसके बाद में 82 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैवविविधता के ह्रास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो ये आपको बताना था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कोई ऐसा नया नहीं है। यानी कि बेसिकली हमने ये पूछा कि बायोडाइवर्सिटी को जो खत्म होती जा रही है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जब उनको ही आप खत्म कर दोगे तो वो रहेंगे कहाँ। उसके बाद में आ जाती है बात 83 की। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्लांट्स में जो जाइलम है वो किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये आपको बताना था। इसी तरीके से फ्लोएम का भी पूछता है, जैसे ये तो आपसे जाइलम का पूछा गया है, इसी तरीके से आपका फ्लोएम का भी पूछता है, तो आपको बताना होता है। एक से फूड जाता है ट्रांसपोर्ट, एक का फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक आपके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब ये आप बताएंगे, क्योंकि ये 23 का पेपर है, ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो सुदर्शन सैन्य अभ्यास में ये आपसे एक्सरसाइज पूछी गई है, इस तरीके की एक एक्सरसाइज ये पूछते ही पूछते हैं। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी सी है, जैसे अगर कोई ऐसी एक्सरसाइज हुई है जो मल्टी नेशनल है, ठीक है, उसमें 6 8 कंट्री या 5 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका है, नेपाल है, या चाइना है, या पाकिस्तान है, इनके अगर कोई हो रहे हैं, स्पेशली जैसे चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ अगर जस्ट इनकेस कोई होता है तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद रखना है। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आ गया था कि फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की जो कृषि का विकास है, डेवलपमेंट है, उसका श्रेय, उसका आप जो क्रेडिट है वो किसको देते हैं, तो ये आपको बताना था। थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन है ये, थोड़ा टफ भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को, अगर किसी ने पढ़ा है तो कर सकता है, वरना कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ पड़ जाता है ये क्वेश्चन।
इसके बाद में आप देखोगे तो फिर से एक क्वेश्चन आपको रिवर्स पे देखने को मिलता है। रिवर्स जो इसमें पूछी गई है बहुत ही मेजर मेजर रिवर्स हैं। यमुना से पूछी गई है, कृष्णा पूछी गई है, गोदावरी है और महानदी है। महानदी तो इनकी फेवरेट है, मैंने आपको बताया है पहले भी। महानदी तो मतलब ये इतना पसंद करते हैं कि ये पूछते ही पूछते हैं। महानदी आप पढ़कर जाओगे ही जाओगे। यमुना आपकी यूपी की गंगा यमुना आप देख ही रहो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यमुना आपकी यमुनोत्री से निकलती है, आपको मालूम है। महानदी आपने पढ़ा ही हुआ है। बस आपकी कृष्णा और गोदावरी बचती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस करते भी हैं। तो अगर आपने जो नासिक नासिक में जो शिरडी वगैरह है, तो शिरडी बहुत से लोगों ने सुना होगा, उन्होंने दर्शन भी किए होंगे, वो गए भी होंगे। तो वो नासिक के बारे में जानते होंगे कि उसी के पास में आपकी गोदावरी निकलती है। तो वहाँ से अगर आप गोदावरी एलिमिनेट कर लेते तो इजीली आपका आंसर निकल आता। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तब तो याद ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एक रिवर्स पेपर क्वेश्चन था। अगर आप कहाँ से निकलती है, कहाँ ड्रेनेज होता है, अगर आपने ये याद कर रखा है तो एक क्वेश्चन आपका इसी से एग्जैक्टली आता है और ये रिकॉर्ड रहा है इनका। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी रिपीटेड था, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई नया क्वेश्चन था। इसमें जो इवन कंट्रीज हैं ये भी बहुत ही रिपीटेड है, जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, तंजानिया है, युगांडा है। इसमें ऑप्शंस में आपको दिया गया था किलिमंजारो था। किलिमंजारो और आपका ट्यूबकल और स्टैनले, ये थोड़ा सा रिपीटेड है। ऑगर जो आपका है ना, ये थोड़ा सा नया था, ये आपको इतना पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा ऐसे नॉर्मली जो अपना चेक वगैरह में। बट किलिमंजारो ट्यूबकल ये आपके बहुत पॉपुलर है, बाकी जो ऑप्शन है ये बहुत पॉपुलर है। तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ रखा है ना, दो दो तीन तीन चार चार फैक्ट भी मालूम है, तो आप उनके जो मेन मेन पर्वत हैं उनको आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन लिस्टिंग का आया हुआ था। देन इसके बाद में अगेन ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये भी रिपीटेड है, इसमें आपको झील और देश पूछी गई थी। अब इसमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे माराकाइबो वेनेजुला, वेनेजुला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुके हैं ये। देन मिशिगन यूएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पता होता है। ओनेगा कनाडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैकॉल रूस भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मतलब इनके जो ऑप्शन है ना ये पहले रिपीटेड रहे हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से कर रखा है ना, पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे। हो सकता है कि आपको वेनेजुला यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये ऑप्शन गलत है, या आपको समझ, जैसे आपने रूस बैकॉल सही लगा लिया, ओनेगा कनाडा आपने सही लगा लिया, मिशिगन यूएसए भी आपको सही लग रहा है, या हो सकता है कि यहाँ पर आप कनाडा से इसको कंफ्यूज कर जाओ। लेकिन माराकाइबो वेनेजुला यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउट होता है, लेकिन ये हैं सारे ऑप्शंस आपके रिपीटेड। तो आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें वहीं से आ रही हैं जो आप, जिसको आपको बताया जाता है कि आप अच्छे से फोकस करिए। देन इसके बाद में आपका आ जाता है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। पुस्तक के लेखक यानी कि बुक के ऑथर कौन थे। तो इसमें बिमल जलान है आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बिमल जलान है इनकी अक्सर किताब पूछ लेता है। तो इस यहाँ पर भी उन्होंने एक बुक पूछी हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई अगर बड़ी पर्सनैलिटी है तो उनकी अगर कोई बुक वगैरह है, हाल में उनका उसका विमोचन हुआ है, उसको निकाला गया है, तो वो आपको देख लेनी है। देन इसके बाद में आपका आ जाता है कि संसद में यानी कि पार्लियामेंट में यूपी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है। तो इसमें बेसिकली आपका जो लोकसभा राज्यसभा है तो उसमें यूपी की सीटें बतानी थी। तो लोकसभा में 80 सदस्य हैं यूपी के, जैसे अभी इस बार लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो यूपी की कितनी सीटें थी, यूपी की 80 सीटें थी। एंड देन राज्यसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं, वहाँ पर 31 सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है यूपी के बारे में जो इन्होंने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था। ट्राई करते हैं कि 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 90 तक तो ऑलरेडी हो ही गए हैं। अब जैसे देखिए ये 91 क्वेश्चन था, इसमें कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में बात की गई थी। ठीक है, अब जो ये कैप्टन हॉकिंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपसे सडनली 2023 में पूछ लिया। 2021 का पेपर उठाइएगा, वहाँ पर आपको 4 ट्रैवलर ऑलरेडी दिए गए थे। उसमें रॉल्फ फिंच स्ट्रासबर्ग के टाइम था, विलियम हॉकिंस था, ठीक है, विलियम हॉकिंस था और 2 और थे। तो वहाँ पर आपसे ये पूछ चुका था। इस बार क्या किया कि जो कैप्टन हॉकिंस है ना उसके बारे में 2 स्टेटमेंट बना के दे दी कि वह टर्की लैंग्वेज का बहुत अच्छा जानकार था एंड 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप में वो यहाँ आया हुआ था। ये कैप्टन हॉकिंस के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। तो कुछ कुछ जो रूलर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए कि अकबर इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कि जहांगीर इंपॉर्टेंट है, तो उनके टाइम के जो ट्रैवलर्स हैं और उनका टाइम पीरियड जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन था। इसके बाद में आपका आ जाता है कि जो कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान रखिए स्कीम तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत बड़ी बड़ी स्कीम है, जैसे मान लीजिए कि आयुष्मान भारत योजना है या पीएम जय है, ठीक है, या मान लीजिए कि मिशन इंद्रधनुष है, या मान लीजिए कि पीएम गति शक्ति है, ठीक है, पीएम गति शक्ति। अब इनकी जो मेन मेन प्रोविजंस होते हैं, मेन मेन प्रोविजंस जो है ना वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मेन मेन बचाना है वो किसको बचाना है, क्या इसमें काम है, कितना इसमें फंड है, क्या है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन आ जाता है 93 कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका जो रेजिग्नेशन है वो किसको वो संबोधित करके देते हैं, किसको एड्रेस करके देते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को ढंग से पढ़ रखा है तो आप इजीली बता ले जाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देंगे, या फिर जो अदर चीफ जस्टिस, जो भारत के जो चीफ जस्टिस हैं उनको देंगे, या फिर पीएम को देंगे, या फिर जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं उनको देंगे सुप्रीम कोर्ट के। देन इसके बाद आपका आ जाता है संघ वित्त आयोग। यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है संघ का वित्त आयोग, ठीक है। तो जो फाइनेंस कमीशन है सेंटर वाला वो क्या काम करता है। तो पहली बात तो उसमें कितने मेंबर होते हैं,
और उसका अध्यक्ष कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो टोटल आपको ये बताना है। देन उसके बाद में ये अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इन्होंने संघ वित्त आयोग के बारे में 2 स्टेटमेंट बना के दे दिया है। तो अगर आप संघ वित्त आयोग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं, बेसिक चीज़ें जानते हैं, बेसिक जो 4-5 फैक्ट हैं अगर आप वो जानते हैं, वही सबसे बेसिक है। तो इन्होंने यहाँ पर आपसे 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया है। देन इसके बाद में आपका आ जाता है भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरन पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, ये पता होगा आपको, और ये रिपीटेड क्वेश्चन था। देन इसके बाद में आपका 96 जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है किसी एक राज्य में जो विधान परिषद है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बारे में इन्होंने 2 स्टेटमेंट बना के दे दिए। और वही चीज़ है कि अगर आप सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर घटना चक्र में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप इसमें कंफ्यूज हो करके इसको गलत कर देंगे। बट अगर आपने एक्सप्लेन वाली सेक्शन को अच्छे से किया हुआ है तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने बिल्कुल भी डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये वहाँ से था। इसके अलावा संगीत की जो टप्पा शैली है निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राट के दरबार में, तो ये जो आपका था मोहम्मद शाह वाला, ये संगीत की टप्पा शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घटना चक्र देखोगे तख्तसार, ठीक है, तख्तसार जो आती है घटना चक्र वाली जो मैंने आपको बताई भी हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद 98 जो क्वेश्चन था वो था आपका भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट, इनका जो इलेक्शन है उसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट भी फॉर्म में बना के दे दिया था। तो इसमें भी सेम चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सीएम है, गवर्नर है, अटॉर्नी जनरल है, सीएजी है, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको पढ़ लीजिए। 3-3 4-4 फैक्ट बेसिक आपको मिलेंगे। वो अगर आपको पता है तो ये आपसे जो बेसिक यहाँ पर 2 स्टेटमेंट ये देंगे ये ईजिली टैकल हो जाएंगे। मतलब ये आपको प्रायोरिटी बेसिस पर करना ही करना है। इसमें कुछ ये नहीं है कि इसमें आपको अलग से जाकर रिलेशन काम पढ़नी है समथिंग। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको उठाइए, कहीं से भी पढ़ लीजिए। ना समझ में आए कोई एक यूट्यूब का वीडियो किसी का भी लगा लीजिए, देख लीजिए कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका निर्वाचन कैसे होता है, या जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी खास खास बातें क्या होती हैं। ऐसे ही पीएम का देख लीजिए, ऐसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए। आपके हमेशा 3-4 क्वेश्चन इसी से सही हो जाएंगे। देन उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पहले जो पुरातात्विक स्थल थे उनका वर्तमान में नाम क्या है, यानी कि प्रेजेंट लोकेशन वो किस समय कहाँ पर क्या है, और पहले वो आर्कियोलॉजिकल साइट क्या बोली जाती थी। तो इसमें जैसे निवासा है, टिडवाना है और ईसमपुर है, ये आपके 3 जो है ना ये रिपीटेड है। गुडियम जो गुफा है ना, गुडियम केव, ये आपका नया नया ऑप्शन था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप निवासा टिडवाना भी जानते हैं ना तो कम से कम आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाएंगे। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह हैं और जो प्रेजेंट लोकेशन है, इसमें आपको ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह देख लेनी है, ये पूछते हैं ये। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ों का जो आविष्कार है, उनकी जो इन्वेंशन है वो कब हुई, ये पूछा जाता है। इसके अलावा जो वेपन वगैरह हैं जो यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे, वो आपसे पूछा जाता है। मेनली लोकेशंस पूछते हैं। आप अगर देखोगे भीमबेटका वगैरह भी जो पूछते हैं एमपी वाली, तो वो सब भी बेसिकली लोकेशन की वजह से ही पूछते हैं। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी स्टोन एज में। इसके बाद में आपका जो 100वां क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन था, ये आपका एस फिल्म फेस्टिवल से आया हुआ था। सिंपली आपको इसमें जो स्टेटमेंट है उनको देख करके करना था। जैसे ये देखिए, एस फिल्म फेस्टिवल में एस देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ठीक है भाई। भाई एस फिल्म फेस्टिवल है तो एस देशों की फिल्म दिखाई जाएंगी, ठीक है, ओवर थिंक ना करिए, जो लिखा है उसको सही मानिए। देन एस की भारत की अष्टा के दौरान एस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, ओके ठीक है। तो इस तरह से आपको सोच करके वहीं कहीं जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे हमको आंसर करना है। एस फिल्म फेस्टिवल पूछा गया था, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस, तो ये बड़ी मेजर करंट अफेयर्स था ये। तो यही आपसे पूछा गया था, कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं पूछी गई थी। यहाँ तक 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही है, यूट्यूब के नाम से ही है, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।